ये बात बहुत ही पुरानी है। जब एक नगर पर एक राजा का राज था जो कि बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज में सभी लोग बहुत ही खुश थे। चारों तरफ शांति और खुशहाली थी। उस राजा का सिर्फ एक ही बेटा था जो कि बहुत ही समझदार, नेक और हर काम में माहिर था। परंतु बहुत ज्यादा लाड़ प्यार के कारण वो जिद्दी बन गया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी उसके पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत ही प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि ये एक धोबियों की बस्ती थी जहां पर हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर की छत पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले बालों के बीच में चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वो तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर आई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां पर आ चुके थे। राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। राजकुमार की आंखों के आगे से वो सुंदर चेहरा हट नहीं रहा था। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वो एक धोबी का घर था और वो लड़की धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर में आकर पड़ गया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। राजा को जब ये बात पता चली तो वो सोच में पड़ गया। वो राजकुमार की जिद के बारे में जानता था। राजा ने अपने सबसे काबिल मंत्री को बुलाकर सलाह ली। मंत्री बहुत ही अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने कहा, महाराज, राजकुमार को रोकना ठीक नहीं है। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। ये जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से उनकी शादी करवा देना। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, वो भी एक कोने में कहीं पड़ी रहेगी। राजा को ये बात समझ में आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इस बात की आज्ञा देता हूं कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते हुए राज दरबार में हाजिर हुए। सोच रहे थे न जाने क्या गलती हो गई जो राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। जब वो राजकुमार के सामने आए तो राजकुमार ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से फूले नहीं समाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्हें इतना सम्मान दिया गया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय वो दोनों सोच में पड़ गए और फिर बोले, राजकुमार, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने जब ये सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि एक तो वो धोबी को इतना सम्मान दे रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और ये उसके राज्य का मामूली सा धोबी होकर कहता है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए उसने धोबी की बात को बर्दाश्त कर लिया। उसने धोबी से साफ कह दिया कि मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर तुम्हें तुम्हारे पूरे खानदान के साथ कारागार में डलवा दूंगा। वे बेचारे दोनों पति पत्नी जैसे तैसे डरते कांपते हुए अपने घर वापिस आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुमने मना कर दिया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिए कि मेरी 4 शर्तें हैं। खुद आकर यहाँ पर सुन ले। अगले दिन धोबी फिर से राजकुमार के महल में गया और लड़की का संदेशा उन तक पहुंचा दिया। उसके दिल में डर था कि कहीं राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग ना कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत कि राजकुमार के सामने शर्तें रखे। राजकुमार को पहले तो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि धोबी का सिर काट दे,
लेकिन फिर उसे अपना प्रेम याद आ गया। दूसरा, उसके दिल में ये जिज्ञासा हुई कि देखे धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर जा पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी पत्नी रहते थे, ऊपर के कमरे में लड़की रहती थी। राजकुमार जब वहां पर पहुंचा तो लड़की नीचे के कमरे में ही थी। उसने अपने आगे एक पर्दा डाल रखा था और वो पर्दे के पीछे बैठी हुई थी। राजकुमार से कहने लगी, मेरी 4 शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त ये है कि मैं आपके महल में रात नहीं बिताऊंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा, ये क्या बात हुई, ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल को छोड़कर वापस झोपड़ी में कौन आता है। राजकुमार कहने लगा, मुझे मंजूर है, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने की या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनकर तो राजकुमार को हंसी आ गई। शादी है या कोई मजाक। उसने सोचा, एक बार शादी हो जाए बाद में देखा जाएगा। कहने लगा, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये तो बिल्कुल बकवास है। जब दिन भर वहां पर रहेगी तो ये कैसे हो सकता है कि ना कुछ खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे ये भी मंजूर है। लड़की फिर से कहने लगी, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, ये तो बहुत ही अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। राजकुमार बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर बारात लेकर आ जाइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में आ जाए। राजकुमार अपने 2-4 दोस्तों के साथ बारात लेकर गया और बड़े ही सादे तरीके से फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में लेकर आ गया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह से छुप गया था। पता नहीं चल रहा था कि महल में नई बहू आई है। राजा रानी तो वैसे भी इस शादी में शामिल नहीं हुए थे। बस एक राजकुमार की खास दासी थी जो वहीं पर हाथ बांधे खड़ी थी और जो भी आदेश होता उसे पूरा कर देती। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि घोड़ा गाड़ी तैयार है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह से लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना तो कुछ खाया, ना पिया, ना हिली जुली, पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए। उसकी रोज की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। जैसा राजकुमार ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन खोई थी, अब वो उस चेहरे की एक झलक देखने के लिए भी तरस गया था। राज दरबार में लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार ने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को कुछ समझाते क्यों नहीं? वो अब इस राजमहल की राजकुमारी बन चुकी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह से रोज रात को चले जाना अच्छा तो नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमार की जय हो। सच बात तो ये है कि वो हमारी बेटी है ही नहीं। वो एक दिन हमारे घर पर आई थी और बोली कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी भोली सूरत भा गई और हमने उसे अपने घर में रख लिया। हमसे उसने कभी कोई वास्ता नहीं रखा। क्या खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा हमने वैसा ही किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है, आप हमारी जान बख्श दें। इतना कहकर धोबी वहां से चला गया
अब राजकुमार एक अजीब सी सोच में पड़ गया। क्या करे क्या ना करे, उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिरकार एक दिन वो बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वो जा रहा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापिस आएगा। अगर मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई दूसरा पूछे तो कह देना कि मैं यात्रा पर गया हूँ, ठीक है। दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत ही दुखी था। उसने भी सोचा चलो अच्छा है, कुछ दिनों के लिए राजकुमार को इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राजकुमार का दिल इस दुनिया से उचट चुका था। वो हिमालय पर्वत की तरफ निकल गया। महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक रात को वो बर्फ से ढकी हुई एक पहाड़ी पर पहुंचा। रात गुजारने के लिए वो कोई गुफा तलाश रहा था कि अचानक उसे एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वो गुफा के अंदर गया तो देखा कि वहां पर एक बूढ़ा सन्यासी अपने ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, दाढ़ी और सिर के बाल बड़े हुए थे। उस सन्यासी को देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा ही सुकून मिला। वो वहीं पर उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन सन्यासी ने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी, उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। वो तो पूरी तरह से ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। अब राजकुमार वहीं पर रहने लगा। रोज सुबह वो झरने से पानी लाता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी में जाकर फल फूल लेकर आता, उन्हीं से अपना पेट भर लेता। 1 महीना इसी तरह से उस गुफा में बीत गया। ठीक 1 महीने के बाद सन्यासी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को अपने सामने बैठा हुआ पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। सन्यासी महाराज बोले, बच्चा तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम। राजकुमार ये सुनकर बोला, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, तो फिर ये भी जानते होंगे कि मैं क्यों मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान हो गए, परंतु मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता। योगियों से कुछ भी छुपा नहीं है। तूने बड़ी गलती कर दी जो उस लड़की से शादी कर ली, परंतु तूने मेरी इतने दिनों तक सेवा की है तो मैं तुझे खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। ले ये तू भस्म अपने साथ ले जा। इसको अपने माथे पर लगाते ही तू सबको देख सकेगा, लेकिन कोई तुझे नहीं देख पाएगा। जा अब तू घर जा और इसे अपने माथे पर लगाकर उस लड़की के साथ ही चले जाना। तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। राजकुमार ने सन्यासी की दी हुई भस्म को अपने पास संभाल कर रख लिया और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वापस चल दिया। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वो वापस महल में पहुंचा तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, पाँव में छाले पड़ चुके थे और राजकुमार बहुत ही दुबला पतला हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह से उसी कुर्सी पर बैठी हुई थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत ही खुश हुई। कहने लगी, राजकुमार आप कहाँ चले गए थे और ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है। राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में ही पूछते रहते हैं। मैं तो यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आज राजकुमार बहुत ही खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भर के खाना खाया। उसने दासी से पूछा, क्या ये मेरे पीछे भी इसी तरह से रोज आती थी। दासी ने बताया कि उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया था, वो रोज उसी तरह से आती थी। राजकुमार बोला, मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब ये अपने घर जाने लगे तो मुझे जगा देना। शाम को जब धोबी की लड़की के जाने का समय हुआ तो दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने झट से अपने माथे पर साधु महाराज की दी हुई भस्म को लगाया और धोबी की लड़की के साथ हो लिया, क्योंकि भस्म को लगाते ही राजकुमार अदृश्य हो चुका था। अगली सुबह राजकुमार वापिस आया और दासी से बोला, आज मैं अपने कमरे में सोऊंगा, जब धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम मुझे आकर जगा देना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है, मैं उठता क्यों नहीं। मैं जो ना भी बताना चाहूं उसे जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, वो समझ गई
कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने जाकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं और जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, मुझे क्यों जगा दिया? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था, मेरा सपना तोड़ दिया तुमने। दासी खुशामद करते हुए कहने लगी, राजकुमार बताइए तो सही, आपने क्या सपना देखा? पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा और फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो मैं तुझे बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब वो धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला गया। जब ये घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी इसके साथ बैठ गया। सचमुच थोड़ी गया था, मैं तो सपने में ये सब देख रहा था। दासी ने पूछा, अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ? राजकुमार बोला, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी में हिल रहा था और ये लड़की गाड़ी वान को डांट रही थी कि आज ये गाड़ी कैसी चल रही है। बेचारा गाड़ी वान बोला, राजकुमारी जी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ। जैसे तैसे धोबी का घर आया, ये धोबी की लड़की धोबी धोबन के पास तो नहीं गई, सीधे ऊपर चढ़ गई। मैं इसके साथ इसके कमरे में आ गया। क्या सजा हुआ कमरा था, लगता ही नहीं था कि किसी धोबी का घर है। सोने चांदी के कालीन, सोने चांदी की कुर्सी, राजमहल से भी ज्यादा खूबसूरती से वो कमरा सजा हुआ था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। तभी राजकुमार की दासी ने पूछा, आप इनके कमरे में, वहां पर बैठकर आपने कैसी बातें की? राजकुमार बोला, अरे सच में थोड़ी ना, ये तो सब कुछ सपना था। दासी फिर से पूछने लगी, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ आपके सपने में? राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने ये जो साड़ी साल भर से पहन कर रखी है, इसे ऐसे उतार फेंका जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो, और फिर अपनी नौकरानी को देने लगी और फिर ये स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद इसने अपनी दासी को फिर से बुलाया और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, वहां पर सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है, जल्दी से खाना लेकर आओ। इसकी नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाली उतरी जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया के सबसे मजेदार पकवान रखे हुए थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाल लिया और बाकी की थाली इसके सामने रख दी। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा के देख लूं। कितने दिनों से जंगल में घूमते घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना था कि क्या बताऊं। एक निवाला ये खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने नौकरानी को डांट लगाई कि दासी क्या बात है, आज तुम ये क्या कर रही हो? मेरे लिए इतना कम खाना, मैं तो भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी, बोली, राजकुमारी मैंने तो आपके लिए उतना ही खाना निकाला था जितना रोज निकालती हूँ, लीजिए आप मेरे हिस्से का खाना भी खा लीजिए। और इस तरह से ये बेचारी भूखी ही रह गई, लेकिन मन ही मन ये हैरान थी कि ये सारा क्या मामला है। और फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए, इसने कपड़े बदले, नौकरानी ने इसका श्रृंगार किया। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये क्या लग रही थी। ये धोबी की लड़की जो इस गंदी सी मैली साड़ी में आकर बैठ जाती है, ये सज संवर कर छत पर गई और खड़ी हो गई। रात होने के करीब आसमान से एक उड़ने वाला सिंहासन उतरा और ये उस पर बैठ गई। मैंने सोचा ये क्या करिश्मा है, और मैं भी उस सिंहासन का एक पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया तो धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया। राजकुमार की दासी ने पूछा, राजकुमार जी फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, बस मेरा सपना खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी, राजकुमार सुनाइए ना, ऐसा अधूरा सपना थोड़े ही हो सकता है, बताइए फिर क्या हुआ? राजकुमार पहले तो टाल मटोल करता रहा और फिर बोला, वो सिंहासन ऊपर ही ऊपर उड़ता जा रहा था। चांद सितारों से भी ऊपर उड़ते उड़ते वो परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां पर परियों के राजा का दरबार लगा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी हुई थी। जब ये वहां पर पहुंची तो सबने उठकर इसे सलामी दी जैसे कि ये राजकुमारी हो। ये धोबी की लड़की वहां पर परियों की रानी है।
एक एक करके कई परियां आईं और अपना नाच दिखाने लगीं। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। ये नाचने के लिए खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर इसके नाच पर आज मैंने थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजा देता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर तो नहीं आया, लेकिन वो सचमुच थक गया था। तबला छोड़कर वो बैठ गया। मैंने तबला बजाया और मेरी थाप पर ये ऐसी नाची कि समा बंध गया। परियों के राजा ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इसे इनाम में दे दिया। इसने झुककर वो रुमाल लिया और सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की तरफ फेंक दिया। मैंने जल्दी से वो रुमाल अपनी जेब में रख लिया। इतना कहकर राजकुमार रुक गया। धोबी की लड़की अब पूरी तरह से घूम चुकी थी। राजकुमार की दासी बोली, राजकुमार जी, हम भी तो देखें वो कैसा रुमाल है। राजकुमार बोला, अरे वो तो एक सपना था, भला सपने की चीज को भी कोई दिखा सकता है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब में हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाला और बोली, कहीं ये रुमाल तो नहीं। राजकुमार बनावटी गुस्सा करते हुए बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती ही नहीं। हाँ, यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा अब कुछ नीचे सरक चुका था और वो पूरी तरह से उनकी तरफ मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए राजकुमार, आगे फिर क्या हुआ। राजकुमार कहने लगा, परियों के राजा ने दोबारा से नाच देखने की फरमाइश की। मैंने ढोलक संभाली और जितना अच्छा मैंने ढोलक बजाया उतना ही अच्छा ये नाचती रही। परियों के राजा ने खुश होकर इसे अपनी अंगूठी इनाम में दे दी। इसने झुककर उनके पांव छुए, सभी को वो अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास रख दी। वो तबला बजाने वाला यानी कि मैंने भी वो अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख ली। राजकुमार की दासी एक बार फिर से जिद करने लगी, राजकुमार दिखाइए ना वो अंगूठी कैसी थी। राजकुमार बोला, अरे बेवकूफ दासी, अब एक चीज सही हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें सच निकलेंगी। दासी ने राजकुमार की जेब से वो अंगूठी निकाली और बोली, क्या ये वही अंगूठी है। राजकुमार बोला, अरे हाँ, ये तो वही थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई। दासी ने इशारा किया। धोबन की लड़की का घूंघट अब पूरी तरह से उठ चुका था, लेकिन राजकुमार और दासी ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने उसे देखा ही नहीं। दासी ने आगे पूछा, राजकुमार फिर क्या हुआ। राजकुमार बोला, मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लगा दी और फिर ये ऐसा नाची कि जिसका जवाब नहीं। नाच खत्म हुआ तो परियों का राजा खड़ा हो गया और फिर सभी लोग वहां से उठ गए। ये भी भागकर उड़न खटोले में बैठ गई। जल्दी जल्दी में ये अपना इनाम तबला बजाने वाले से लेना ही भूल गई। इसने सोचा होगा कि कल ले लेगी। इसे क्या पता था कि वो सब कुछ मेरे पास है। इसका सिंहासन उड़ा और मैं सिंहासन का पाया पकड़कर उसके नीचे लटकता हुआ धरती पर इसके साथ आ गया। बस मेरा सपना यहीं तक था कि तूने आकर जगा दिया। दासी कहने लगी, राजकुमार, आपका सपना तो सचमुच बहुत ही अद्भुत था। अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर राजकुमार के पास आ गई और बोली, राजकुमार जी, अब तो आप जान ही चुके हैं कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे अच्छा नाचने वाली कोई और परी नहीं थी। परियों का राजा मेरा नाच देखकर ही दरबार किया करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी और सिर में बहुत ही दर्द था। मुझे दरबार में बुलवाया गया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन परियों के राजा को मेरे बिना चैन कहाँ था। उसने दोबारा से बुलावा भेजा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया कि जाकर राजा से कह दो कि उनके मन में दया नाम की कोई चीज भी है या नहीं। यहाँ पर मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उन्हें नाच देखने की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने ये बात जाकर परियों के राजा से कह दी। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत मुझे बुलवाया। मैं डरती कांपती हुई वहां पर पहुंची तो परियों का राजा बोला, तेरा बहुत नखरा हो गया है, तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है। जा, मैं तुझे ये सजा देता हूँ कि तुझे साल भर धरती पर एक लड़की बनकर रहना होगा और अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी। अगर किसी को पता चल गया कि तू एक परी है
या फिर किसी मर्द ने तुझे छू लिया तो तू कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं आ सकेगी। मैं उसके सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपने कहे हुए वचन वापस तो नहीं ले सकता। हाँ, इतना जरूर है, तेरे लिए रोज रात को एक उड़ने वाला सिंहासन भेजूंगा जो तुझे परियों की दुनिया में लेकर आएगा, लेकिन तुझे साल भर धरती पर ही काटना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरे साथ मेरी एक दासी को भी धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए धोबी का घर पसंद किया और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मेरे पंख मुझे वापस मिल जाते और मैं परियों की दुनिया में वापस चली जाती। आपको मेरी असलियत कभी पता ना चलती और आप यही समझते कि मैंने आपसे बेवफाई की और यहाँ से भाग गई। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया, आपको सब कुछ मालूम पड़ गया। अब तो आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी हूँ। राजकुमार ने उस लड़की की तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम मेरी दासी नहीं बल्कि मेरे दिल की रानी हो। राजकुमार उसे दुल्हन बनाकर अपने माता पिता के पास ले गया और उन्हें सारी कहानी बताई। राजकुमार के पिता को जब ये पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि परी लोक की एक परी है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से एक बार फिर से अपने बेटे की शादी करवाई और खूब खुशियां मनाई। इसके बाद वे सभी एक खुशहाल परिवार की तरह अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।